सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। ये जो टॉपिक है ये हम लोग क्लास 12th का एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरह हम लोग जो बायोडायवर्सिटी हमारे आसपास में प्रेजेंट है उसको किस तरह से अपन लोग बचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी हेडिंग अपन नोट करेंगे जो कि है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन तो सबसे पहली बात तो ये कि आखिर बायोडायवर्सिटी होती क्या है। उसके बाद में ये देखेंगे कि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने की जरूरत क्या पड़ी। यदि मैं बायोडायवर्सिटी की बात करूं तो इसके नाम से ही पता लग रहा है बायो। बायो मीन्स लिविंग और डायवर्सिटी मतलब जो भी अपने पास में स्पीशीज होती है, वेरिएशंस होते हैं। तो अपने आसपास में जो भी अपन अगर एनिमल्स की बात करें तो अपन को पता है कि अलग अलग प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की स्पीशीज होती है हमारे आसपास में। तो उन्हीं को ही अपन लोग बायोडायवर्सिटी कहते हैं। इसके अलावा कंजर्वेशन की बात करूं तो कंजर्वेशन हमें पता है यानी कि कंजर्व करना, उनको संरक्षण प्रोवाइड करना या फिर हिंदी में बोलते हैं कि उनको संरक्षित करना। तो कंजर्वेशन की आखिर जरूरत क्या पड़ी। इसके नॉर्मली मतलब तीन चार आंसर होते हैं। पहली बात तो ये कि बायोडायवर्सिटी का किसी भी देश के लिए कंजर्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से ही उस देश की जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो इकोलॉजी है, जो एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहेगा। दूसरी चीज, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना इसलिए भी जरूरी है ताकि बहुत सारी जो भी रिसर्च वगैरह है, जो भी केमिस्ट्री हो गई या फिर फिजियोलॉजी या मेडिसिन के अंदर जो भी रिसर्च वगैरह होती है वो हम लोग कर सकें। तीसरा ये भी कह सकते हैं कि एक जो जानवर है वो भी हमारे बराबर उनका हक है इस धरती पे जीने का। तो उनके लिए भी जो बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब बात आई बायोडायवर्सिटी कंजर्व करें कैसे। तो इसके मेनली एनसीईआरटी के अंदर दो ऐसे पॉइंट्स बता रखे हैं या फिर दो तरीके बताए रखे हैं जिससे अपन लोग बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है इन सीटू और जो दूसरा है वो है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इसमें सबसे पहले लिखूंगा यहां पे हमारी सबसे पहली जो लाइन होगी यहां पे वो होगी बायोडायवर्सिटी कैन बी कंजर्व्ड बाय टू मेथड्स। उसके अंदर जो भी मेथड्स वगैरह हैं हमारे वो हैं। उसके अंदर पहला जो है वो है इन सीटू कंजर्वेशन। इसको अपन लोग ऑन साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं, तो मैं लिखूंगा ऑन साइट। इसके अलावा तो दूसरा है वो है एक्स सीटू कंजर्वेशन, या फिर इसको अपन लोग ब्रैकेट में मैं लिखूंगा ऑफ साइट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें सबसे पहले तो इन सीटू कंजर्वेशन टाइप की, तो मैं यहां पे हेडिंग डालूंगा सबसे पहले ए, जो कि है हमारा इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी।
इन सीटू कंजर्वेशन का सबसे पहले तो मतलब क्या है अपन लोगों को ये समझना पड़ेगा। इन सीटू का मतलब है ऑन साइट, यानी कि कोई भी बायोडायवर्सिटी है, कोई भी एक बायोस्फीयर है, उसको यदि उस जगह पे ही कंजर्व किया जाए उसको अपन लोग इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। वहीं एक्स सीटू कंजर्वेशन जो है ये इन सीटू का उल्टा होगा, यानी कि जब किसी भी बायोस्फीयर को, बायो रिजर्व को अपन यदि मैन मेड तरीके से कहीं दूसरी जगह पर रिलोकेट करके उसे फिर कंजर्व करते हैं तो उसको अपन लोग एक्स सीटू बोलते हैं। इन सीटू का एक नॉर्मल सा एग्जांपल बताऊं, जैसे कि नेशनल पार्क्स, इंडिया के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। कान्हा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सरिस्का का बायोडायवर्सिटी रिजर्व। तो वहां पर अपन लोग क्या देखते हैं कि जो भी रिजर्व होता है बहुत बड़ा, उसको अपन लोग वहीं पर ही कंजर्व करते हैं, ठीक है। और एक्स सीटू का अगर मैं नॉर्मली एग्जांपल की बात करूं तो अपना हो गया जू। जू के अंदर क्या होता है, शहर के बीच में जू होता है, जानवर जो है वो अपन लोग जंगलों से, रिजर्व से लाते हैं वहां पे और बाद में उनको अपन लोग कंजर्व करते हैं। तो वो एक तरह का ऑफ सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अब बात आई इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी की, तो इसकी मैं नॉर्मली एक डेफिनेशन लिख देता हूं। व्हेन biodiversity is conserved at their homeland, जब बायोडायवर्सिटी उनकी होमलैंड पर ही, नेटिव प्लेस पर ही, ये भी लिख सकते हैं एट देयर नेटिव, जिसके अंदर दो टाइप्स यहां पे दे रखे हैं। तो वो है, मैं लिखूंगा यहां पे दीज आर ऑफ टू टाइप्स। इसके अंदर जो पहला टाइप है वो है हॉट स्पॉट्स, और जो दूसरा टाइप है इसका वो है प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत बहुत सारे एरियाज आते हैं। कौन से हैं यहां पर मैं नोट डाउन करूंगा। सबसे पहला तो है नेशनल पार्क, दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा है बायो रिजर्व, और चौथा है सैक्रेड ग्रूव्स। ये इसके चार पार्ट हैं। अपन सबसे पहले यहां पर बात करेंगे अब हॉट स्पॉट्स की, तो मैं यहां पे हेडिंग डालूंगा हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स की अगर मैं नॉर्मली डेफिनेशन की बात करूं एक बार, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर बहुत हाई लेवल की स्पीशीज पाई जाती हैं, यानी कि स्पीशीज का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा होता है तादाद में। इसके अलावा उनके अंदर एंडेमिज्म पाया जाता है। एंडेमिज्म का क्या मतलब होता है, यानी कि वो फलानी स्पीशीज सिर्फ उसी रीजन के अंदर पाई जाती है, दुनिया के किसी और रीजन के अंदर नहीं पाई जाती। मैं लिखूंगा यहां पे और आप लोग मेरे साथ साथ में समझेंगे इसको। द एरिया वेयर
हाई लेवल ऑफ species are found and have endemism। एंडेमिज्म का मैं जो भी इसका मतलब होता है उसकी मैं लिखता हूं यहां पे ब्रैकेट में, द स्पीशीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, will not be the native of other part of the world। यदि मैं बात करूं इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर हॉट स्पॉट्स की जो संख्या है वो लगभग 34 के आसपास है। तो मैं यहां पे लिखूंगा देयर आर अराउंड 34 हॉट स्पॉट्स इन इंडिया। सॉरी, इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, इन वर्ल्ड। वहीं इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर 3 हॉटस्पॉट है। इन 34 में से 3 हॉटस्पॉट्स इंडिया के अंदर है। कौन से हैं? मैं लिखूंगा द हॉट स्पॉट्स फाउंड इन इंडिया आर। इसके अंदर जो पहला है वो तो है ईस्टर्न हिमालयाज, दूसरा है इंडो बर्मा, और तीसरा है वेस्टर्न घाट्स। तीसरा है इसके अंदर वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। ये 3 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। तो यहां पर बात खत्म होती है सबसे पहले तो हॉटस्पॉट्स की। अब अपन लोग बात करेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज की। तो आइए इसे भी शुरू करते हैं। तो मैं दूसरी यहां पे हेडिंग डालूंगा अब, जो कि है हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज। तो प्रोटेक्टेड एरियाज क्या है? नाम से पता लग रहा है प्रोटेक्टेड है, यानी कि उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वो चाहे सरकार भी हो सकती है, लोकल पीपल भी हो सकते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज भी हो सकती है। यानी कि ये वो एरियाज होते हैं जो कि सरकार द्वारा, ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा या फिर लोकल पीपल्स के द्वारा कंजर्व किए जाते हैं, प्रोटेक्ट किए जाते हैं। इनके अंदर जो सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है नेशनल पार्क्स का। यहां पे मैं लिखूंगा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। इसके अंदर पहला है नेशनल पार्क्स।
यदि नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इनको प्रोटेक्ट कौन करता है? उसका नाम आएगा इसके अंदर गवर्नमेंट का। तो मैं कहूंगा दीज आर द पार्क्स कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये पार्क्स जो होते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। यदि मैं इंडिया की बात करूं तो जो सबसे पहला नेशनल पार्क था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो मैं यहां पे लिखूंगा फर्स्ट पार्क ऑफ इंडिया वॉज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्क्स हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर है कान्हा नेशनल पार्क। मैं यहां पे लिखूंगा कान्हा नेशनल पार्क, ये है मध्य प्रदेश के अंदर। रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि है सवाई माधोपुर राजस्थान के अंदर। तो ये कुछ ऐसे पार्क्स हैं जो अपनी बात हुई इसके अंदर नेशनल पार्क्स के अंदर। जो दूसरा इसके अंदर वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। मैं यहां पे लिखूंगा दूसरा जो अपना पॉइंट रहेगा यहां पे बी, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनके अंदर मेनली जो फौना होती है, यानी कि जो भी एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है। इसके अलावा इनके अंदर स्टडी या फिर कोई भी रिसर्च, खेती करना या फिर लकड़ियां तोड़कर ले जाना किसी भी घरेलू उत्पादन के लिए, वो सब कुछ यहां पे अलाउड होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा these are the protected areas mainly for fauna and any type of legal activity like research, harvesting, cutting of woods, etc. are allowed. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं जो कि है बायो रिजर्व्स, जो कि अपना तीसरा पॉइंट रहेगा, या फिर मैं कहूं कि इसका तीसरा एग्जाम्पल रहेगा। मैं यहां पे लिखूंगा बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो यहां पे मैं लिखूंगा बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? ये भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की तरह ही कुछ ऐसे इलाके होते हैं, प्रोटेक्टेड लैंड होती है,
जिनके अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो भी एक इंटीग्रल पार्ट होती है, यानी कि ये वो बायो रिजर्व्स होते हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट उन बायोस्फीयर रिजर्व्स को प्रोटेक्ट भी करती है। इसके अलावा जो भी ट्राइबल कम्युनिटी है, जो भी आदिवासी लोग हैं, उनकी मदद लेती है ताकि इन बायो रिजर्व्स जो है ये आगे फल फूल सके। इसके बदले में जो गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ प्राइज भी देती है, कुछ भी हो गई जैसे कि लकड़ियां दे दी, कुछ पैसे दे दिए इन ट्राइबल कम्युनिटीज को, ताकि उनमें भी एक मोटिवेशन रहे कि हमें बायोस्फीयर रिजर्व्स की रक्षा करनी है। तो मैं यहां पे लिखूंगा these are the protected lands where tribal communities are an integral part of conservation. अब जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व है वो 3 कंपोनेंट से बना होता है। कौन से होते हैं यहाँ पे अपन लोग देखेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा बायो स्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर made up of 3 components। वो कौन से कंपोनेंट होते हैं? पहला तो हो गया इसके अंदर कोर जोन। ये कोर जोन वो जोन होता है जिसके अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो वो अलाउड नहीं की जाती, यानी कि ये एकदम अनडिस्टर्ब्ड एरिया होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा अनडिस्टर्ब्ड एरिया where any kind of activity is not allowed। दूसरा इसके अंदर होता है वो होता है बफर जोन। ये बफर जोन वो जोन होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, रिसर्च के लिए जो भी एक्टिविटी है वो अलाउड की जाती है। तो मैं यहां पे लिखूंगा ओनली फॉर रिसर्च पर्पज। तो तीसरा है वो होता है इसके अंदर ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन वो एरिया है जहां पर बहुत सारी लीगल एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, जैसे कि लकड़ियों को काटना, खेती करना। इसके अंदर बहुत सारे लोग भी रहते हैं, ये सब बातें हैं। यदि मैं एक हल्का सा इसका एक डायग्राम बनाऊं जिससे आपको ये समझ में आए, तो मैं नॉर्मली देखिए यहां पे बनाऊंगा कि मान लीजिए मेरे पास में कोई भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अंदर जो ये अंदर वाला हिस्सा है ये यहां पर होता है कोर जोन। इसके अलावा जो ये थोड़ा सा आपको इसके पास में ये जो बाहर वाला हिस्सा दिख रहा है ये होता है ट्रांजिशन जोन। तो मैं यहां पे ये नोट डाउन भी करूंगा साथ साथ में, ये है कोर जोन। इसके अलावा ये वाला है ट्रांजिशन जोन, सॉरी ये है बफर जोन। और जो ये लास्ट वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है इसके अंदर ट्रांजिशन जोन।
ये बात हुई यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व्स की। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे सेक्रेड ग्रुव्स की तरफ। जो अपना अगला टॉपिक है यहां पे वो है सेक्रेड ग्रुव्स। सेक्रेड ग्रुव्स का मतलब हो गया कि ये आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और कुछ धार्मिक ऐसे स्थल होते हैं, ऐसी कुछ जगहें होती हैं जिनको जो समाज है वो प्रोटेक्ट करता है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो अपन को पता है बहुत ही रिच कल्चर रहा है, लगभग 5000 साल पहले का अपना कल्चर बताया जाता है। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो कि हिंदूज के लिए काफी रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखते हैं। जैसे कि तुलसी का पेड़ हो गया, तुलसी का पौधा होता है वैसे तो। इसके अलावा बरगद का पेड़ है, जो भी है। इसके अलावा जो भी हो गई नॉर्मली फूल पत्ते हो गए, बेलपत्र हो गया, बील का पौधा हो गया, बील का पेड़ हो गया, ये सब जो होते हैं सेक्रेड ग्रुव्स के अंदर आते हैं। तो इनको सरकार को बचाने के लिए कोई मुहिम नहीं चलानी पड़ती, क्योंकि जो लोग हैं वो अपने आप ही इनको प्रोटेक्ट करके चलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा sacred groves are protected by the people because they are historically and religiously have more significant। अगर इसके मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो इसके अंदर अपन लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स, इसके अलावा तीसरा मैं लिख सकता हूं खासी एंड जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय। तो ये कुछ ऐसे सेक्रेड ग्रुव्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, सॉरी, लोकल पीपल के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। इनके अंदर कुछ एक पौधे भी आ गए जो मैंने आपको बता दिया। तुलसी का पौधा हो गया, फाइकस रिलीजियोसा यानी कि बनियान जो होता है, बरगद जो होता है, पीपल जो होता है, वो भी कई इसके अंदर पेड़ आते हैं। तो यहाँ पर अपनी बात पूरी हुई इन सीटू कंजर्वेशन की। अब अपन लोग पढ़ेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो आइए मैं सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूं यहाँ पे, दैट इज बी एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? The fauna and flora are protected away from their natural habitat। अपने नेचुरल हैबिटेट से अलग करके इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। इनके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं, काफी छोटा टॉपिक है वैसे। तो इसके अंदर हो गए सबसे पहले तो जूलॉजिकल पार्क्स, इसके अलावा हो गए बॉटेनिकल गार्डन्स, इनके अंदर अपन लोग क्या करते हैं, अगर मैं जूलॉजिकल पार्क्स की बात करूं तो जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है कि
अपन लोग जंगलों से, नेशनल पार्क से उन जो भी जानवर होते हैं उनको लाते हैं शहर के बीच में, और वहां पर एक क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी देते हैं जो इनको सूट करती है, और फिर वहीं वहीं पर ही इनको अपन लोग प्रोटेक्ट करते हैं। वही बात हो गई बोटेनिकल गार्डन्स में, ऐसी कुछ स्पीशीज जो कि एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, वल्नरेबल है और एक्सटिंक्शन की कगार पर है, उन सभी स्पीशीज को अपन लोग एक जगह पे लाते हैं और उनको बोलते हैं अपन लोग बोटेनिकल गार्डन्स। इसके अलावा और भी हो गए, जैसे कि कुछ एक सीड बैंक्स होते हैं। सीड बैंक्स के अंदर क्या होता है कि जो भी वल्नरेबल स्पीशीज होती हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, उनके अपन लोग सीड्स जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं और किसी एक रूम के अंदर इनको अपन लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, ताकि ये जो पौधे हैं इनकी सीड्स अपने पास में रहें। जब वो एक्सटिंक्ट हो बाहर तो इन सीड्स को अपन वापस लगा करके उन स्पीशीज को वापस जीवंत कर सके या फिर उनको एक दूसरी लाइफ दे सके। तो बस यही है हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो मैंने आपको आज पढ़ाई, और आशा करता हूं कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।